कैसे हो दोस्तों। एक छोटा सा मुल्क है कतर। अगर दुनिया में देखा जाए 62 कंट्रीज हैं जिनकी आबादी 3 मिलियन से भी कम है और कतर भी उन्हीं में से एक है। लेकिन अगर बहुत सारे मसाइल में, कॉन्फ्लिक्ट्स में और उनके रेजोल्यूशन और उनके हल में देखा जाए तो कतर इस वक्त डोमिनेट करता है और हमने बहुत दफा उसका नाम सुना होगा। हमास और इसराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हॉस्टेजेस के रिलीज के लिए जितनी भी निगोसिएशन हो रही है वो सिर्फ कतर में ही हो रही है। उससे पहले अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए वो भी सारे कतर की स्टेट में ही हुए और तालिबान का पहला ऑफिस भी वहीं पर ही खोला गया। केएसए जो सऊदी अरब है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट 2017 में 3 सालों के लिए रहा कतर के साथ। उसके बाद यमन में उसकी इन्वॉल्वमेंट रही, ईरान के साथ ताल्लुकात भी हैं और उसके बाद बहुत सारे ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती में भी इसने वाइटल रोल प्ले किया है। उससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंटली इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत दी, डेथ सेंटेंस दिया है कतर ने, इसमें भी कतर की ही इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस रही है और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई, खासतौर पे वॉर के स्टार्ट होने के बाद। ये पहला मुल्क था मिडल ईस्ट में जहां पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ। और उसके अलावा कतर एयरवेज, अल जजीरा और बहुत सारी एक छोटे से मुल्क के लिए हमने अक्सर बातें सुनी हुई है। मिडल ईस्ट का ये वाहिद कंट्री है, बल्कि दुनिया का हम वाहिद कंट्री कहना चाहेंगे जो कि अपने साइज के हिसाब से बहुत बड़े कंफ्लिक्ट को टैकल करता है और बहुत ज्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली रोल आउट करता है और उनको सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है, जैसा कि अभी हमारे सामने रिसेंटली तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात थे। आउट ऑफ 62 कंट्रीज 3 मिलियन से कम पॉपुलेशन वाले में अगर हम देखें तो इस कतर के जो नेशनल अपने लोग हैं वो 3,20,000 लोग हैं सिर्फ। और इतनी थोड़ी पॉपुलेशन के साथ बाकी सारे जो हैं वो फॉरेनर एक्सपेट्स हैं और वो वहां आके टेम्परेरी वीजे पे काम करते हैं, वर्किंग वीजे पे काम करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन इसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा कैसे है? अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट 9th इकोनॉमी है और $450 बिलियन के साथ है। वॉक्स वैगन में इसके शेयर 50% के हैं। पेरिस फुटबॉल क्लब दुनिया का 7वां बड़ा फुटबॉल क्लब है और इसमें कतर के शेयर हैं। रियल एस्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा शेयर भी कतर के पास ही हैं। लंदन में उसका जो हेथ्रो एयरपोर्ट है 20% शेयर उसके पास है। उसके बाद द शेवर्ड बिल्डिंग जो कि वहां की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, 95% शेयर कतर के पास है। 100% शेयर है हार्वर्ड डिपार्टमेंटल स्टोर के। कतर एयरवेज दुनिया की 9वीं लार्जेस्ट एयरवेज है। अल जजीरा चैनल कतर का ही है और बीबीसी के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज अल जजीरा के पास ही है। मिडल ईस्ट का पहला कंट्री था जहां पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये 1990 तक तो शायद इसको कोई जानता भी नहीं होगा। सऊदी अरब और मिडल ईस्ट में अगर हम सारे कंट्रीज को देख लें तो कतर एक बिल्कुल थंबनेल के जितना नजर आता है और बाकी सऊदी अरब और बाकी यमन इससे कहीं ज्यादा बड़े कंट्रीज हैं। लेकिन इसका इन्फ्लुएंस 1990s के बाद इतना ज्यादा कैसे हो गया और खास तौर पे जो इसके लिंक्स यूएस से और यूरोपीय यूनियन और तमाम इंग्लैंड के साथ जो इस वक्त लिंक्स है, जो इसके फॉरेन अफेयर्स के जो मैटर्स हैं वो इतनी ज्यादा अहमियत के कैसे हामिल हो गए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ हिस्ट्री के अंदर। वर्ल्ड वॉर 2 में जब इसके पास ऑयल डिस्कवर हुआ और सऊदी अरब में भी ऑयल डिस्कवर हुआ तो तब तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही इतने रिसोर्सेज थे, ना इस कंट्री के पास ना ही बाकी कंट्रीज के पास वो उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्वेस्टमेंट की गई शेल की तरफ से और मुख्तलिफ ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी की तरफ से, जिसके बाद इन्होंने ऑयल निकालना स्टार्ट किया। लेकिन स्टिल इसका जो ऑयल था और जो सऊदी अरब का ऑयल था उसमें बहुत बड़ा फर्क था, क्योंकि कतर का जो ऑयल की क्वांटिटी थी वो सऊदी अरब के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। 1979 में शेल ने काम करना शुरू किया वहां पे और डिस्कवर हुआ ऑयल के साथ साथ गैस। लेकिन गैस उनके लिए ज्यादा काम की नहीं थी, क्योंकि गैस को लेके जाना पड़ता है आपको डिस्कवर करने के बाद पाइपलाइंस के जरिए मुख्तलिफ कंट्रीज में, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसको शिप के जरिए नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इतनी बड़ी शिप इतनी गैस को लेके जाएगी तो उसकी कॉस्ट टू सर्व, कॉस्ट पहुंचाने की बहुत ज्यादा आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। काम करना शुरू किया एलपीजी गैस के ऊपर और स्पेशल इसे इंपॉर्टेंस थी और 1979 के बाद से इन्होंने 1990s में इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इन्होंने कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट की टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर और डिस्कवर कर लिया कि इस गैस को 1600 टाइम्स कैसे कंप्रेस किया जा सकता है और उसका एक नाम दिया गया एलपीजी गैस की शेप में, क्योंकि उससे पहले तमाम गैस जा रही थी रशिया से तमाम यूरोपियन स्टेट्स को पाइपलाइन के जरिए और इट वॉज वेरी इजी। आप बड़ी आसानी से जो है बड़ी सस्ते तरीके से एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ पाइपलाइन से कनेक्ट कर सकते हैं अपने उसमें। और रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की एक वजह ये भी थी। तो कतर ने गैस की डिस्कवरी कर ली और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली एलपीजी की। 1600 टाइम्स उसको कंप्रेस किया जा सकता था एक लिक्विड फॉर्म में डाल के और उसके बाद बड़े शिप्स की शेप में इसको उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया बहुत सारे और कंट्रीज थे। लेकिन उसकी मार्केट यूरोप नहीं थी, क्योंकि यूरोप तो पहले ही रशिया से पाइपलाइन के जरिए गैस ले रहा है। लेकिन इन द सेम टाइम जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, उनकी इंडस्ट्री भी फ्लोरिश कर रही थी, तो अल्टीमेटली उनको रिक्वायर थी बहुत सारी गैस
और कतर को इस मौके से फायदा उठाते हुए कतर ने इनको गैस फराहम करना शुरू कर दी, जिसके बाद इसकी इकोनॉमी में सही बूस्ट आया क्योंकि ऑयल की प्राइसेस दिन ब दिन डाउन होती गई लेकिन गैस की प्राइसेस स्टेबल रही। कतर की गैस इस वक्त नंबर 1 है, ईरान की नंबर 2 है और रशिया की नंबर 3 में है। अब हम आ जाते हैं इस सवाल के जवाब पे, कतर हर कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व क्यों होता है। दरअसल कतर की फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर है और बड़ी वाज़ेह है। कतर हमेशा पॉजिटिव ताल्लुकात रखता है उन तमाम कंट्रीज के साथ भी जिनके साथ शायद यूएसए और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात अच्छे नहीं है और वो उनसे ना ताल्लुकात रखना चाहते हैं। पाबंदियां लगा दी गई हैं मुख्तलिफ कंट्रीज की जानिब से, खासतौर पे यूनाइटेड नेशंस की जानिब से। आल्दो वो अलाई नहीं है इस वक्त यूएसए का, लेकिन फिर भी यूएसए उसको कहता है सबसे अच्छा फ्रेंड अपना नॉन अलाई, क्योंकि उसने यूएसए को वो एयरबेस दी हुई है जहां से वो अटैक करता रहा, पहले कुवैत को सेव करने के लिए इराक के ऊपर, सीरिया पर, और फिर वहां से अफगानिस्तान के ऊपर भी। उसके पास इस वक्त भी, अमेरिका के पास इस वक्त भी जो सबसे बड़ी एयरबेस है जिसमें 11,000 उसके आर्मी ट्रूप्स मौजूद हैं, आर्मी मैन, वो इस वक्त कतर में ही है। लेकिन उसके साथ साथ वहां पर तालिबान का ऑफिस भी है, वहां पर हमास के लीडर भी मौजूद हैं और दुनिया के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं खासतौर पर मिडल ईस्ट से रिलेटेड, वो सारों की निगोशिएशन कतर ही होस्ट करता है। और कतर इसके मुकाबले में जवाब में यही कहता है कि मैं आपको स्पॉन्सर कर रहा हूं हर वो चीज जिसमें आप लोग आके इसको सॉल्व कर सकें, रेदर देन कि हम वर्ल्ड को ले जाएं एक और कॉन्फ्लिक्ट की जानिब, एक और लड़ाई की जानिब। बेहतर यह है कि देयर शुड बी समवन जो बीच में मिडल रोल जरूर प्ले करे, चाहे ये बात किसी को बुरी लग रही हो या अच्छी। लेकिन कतर की पॉलिसी उसको बहुत ज्यादा बूम दे रही है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है हमेशा से ही, और आज उसकी अहमियत अगेन उतनी ही बढ़ गई है जितनी पिछले अफगानिस्तान के केस में थी। तो इसीलिए कतर हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले करता है।